नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी मॉडल पेपर का आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम जैसे कि हिंदी मॉडल पेपर में हम यहाँ पे 50 प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो इसमें भी हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका PDF दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है। कन्नौजी ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बांगरू ये इसको आप हरियाणवी भी कहते हैं और ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अवधी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों ABC ऑप्शन हिंदी के अंतर्गत आते हैं, बल्कि जो D ऑप्शन है यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। तेलुगु आपका किस में नहीं आता है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे D ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन यहाँ पे आपको बताना है। देखो, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में फेफड़ों से हवा निकलती है या वायु निकलती है और वो मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो ये कुल मिला के वैसे 25 होते हैं। जैसे कवर हो गया, कहाँ पे मुंह के किस भाग पे संपर्क करता है, कंठ पे संपर्क करता है। चवर हो गया तालबे पे। तो यहाँ पे देखो था, सा, या और हा, तो कुल मिला के ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। था यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि था किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। ता वर्ग का है था। और इसका अगर हम बात करें उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दंत्या। यानी ये दंत्या भाग पे क्या करता है, स्पर्श करता है, इसलिए इसको तवर्ग के अंतर्गत आता है। ता, था, दाधा, ना ये सभी तवर्ग के अंतर्गत आता है और ये आपका हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। था इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। स्वागतम में जो संधि प्रयोग हो रही है वो है आपकी यण संधि। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो, यण संधि कैसे है स्वागतम में, अगर हम स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सुधन आगतम। और अब देखो यहाँ पे उधन आ, तो क्या बन रहा है, वहां पे वाह बन जा रहा है। सुधन आगतम क्या बनता है, स्वागतम बनता है ना। तो जहां पे वाह बनता है, उधन आ से क्या बनता है, वाह बन जाता है। वहां पे हमेशा क्या होती है, यण संधि होती है। यण संधि वाले, स्वर संधि वाले टॉपिक में आपको ये काफी अच्छे तरीके से समझा रखी कि इससे आपको स्वर संधि की पहचान करनी है, किसमें दीर्घ संधि है, किसमें यण संधि है, किसमें अयाजी संधि है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिन्होंने हमारी उस संधि वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हिंदी का कोर्स हम लगभग आपको कंप्लीट करा चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3, संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वागतम में आपका हो जाएगा यण संधि, सुधन आगतम, स्वागतम। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी, इसमें देखो शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अन्वेषण। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अन्वेषण शुद्ध वर्तनी होती है। अब देखो, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, खोज या इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम कहते हैं अन्वेषण। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से साहित्यकार उत्तराखंड से नहीं है। राजेश जोशी, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या मंगलेश डबराल। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड से नहीं है वो है राजेश जोशी। राजेश जोशी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। बाकी शेखर जोशी हो गया, शैलेश मटियानी और मंगलेश डबराल, ये उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, देखो राजेश जोशी का है, ये मध्य प्रदेश के हैं। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन देखो, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। तो सर्वनाम आपको बताना है। देखो, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए मैं आपको एक घड़ी दूंगा। तो तेरे की जगह क्या होना चाहिए था, आपको होना चाहिए था। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दही शब्द है। दही शब्द कैसे है आपका, अब देखो वैसे मैंने आपको लिंक में बता रखा है कि आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको जरूर याद करने हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है।
जैसे दही है, अगर आप दही का प्रयोग करोगे तो दही पीनी चाहिए, या दही क्या है, ठंडी है, तो इस हिसाब से ये वैसे स्त्रीलिंग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, दही क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दही हो गया, पानी हो गया, दही पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, इस हिसाब से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। या घी हो गया, ये सभी क्या है, आपके पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन में इसी टाइप से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये बन चुका है कि दही कैसा शब्द है, आपका पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, रेडियो का आविष्कार कब हुआ? तो रेडियो का आविष्कार हुआ सन 1895 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने की रेडियो की खोज? जी मार्कोनी ने 1895 में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ, तो वो 1923 से माना जाता है, बम्बई से, और 1927 को भारत में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया था, बॉम्बे रेडियो स्टेशन। कब खोला गया था? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पवित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो प्रत्यय हो जाएगा पवित्र, पवित्र, ठीक है, पवित्र, पवित्र हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा, यानी पवित्र में कौन सा प्रत्यय है? तो इत्र प्रत्यय है पवित्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जिसका कोई आकार न हो, तो जिसका कोई आकार न हो उसे कहते हैं निराकार। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, अदृश्य का मतलब क्या है यहाँ पे? तो अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द तो अदृश्य, और जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा का पर्यायवाची शब्द। तो जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है ये है आपका सुरसरिता। सुरसरिता क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कालिंदी आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द। यमुना के हम अगर अदर पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो कलिंदजा हो गया, सूर्यजा हो गया, सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना को, सूर्य तनया हो गया, या अकंजा हो गया, और आपका कालिंदी, ये भी यमुना का ही एक पर्यायवाची शब्द है। सतलज को सतदू भी कहा जाता है, सतदू किसको कहा जाता है? सतलज को भी कहा जाता है। और गंगा का पर्यायवाची कौन हो गया? सुरसरिता, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, पत्नी का पर्यायवाची शब्द। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धांगिनी। अर्धांगिनी किसे कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। पत्नी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अर्धांगिनी। अगर हम अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें पत्नी की, तो कई बार पत्नी के पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो जैसे भार्या हो गया, भार्या किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है पत्नी का। वामांगिनी क्या है? वामांगिनी, ये भी किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। अर्धांगिनी हो गया, संगिनी हो गया, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो अन्य ऑप्शन है, महिला हो गया, कामिनी, रमणी, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? महिला के पर्यायवाची शब्द हैं। महिला के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? रमणी हो गया, कामिनी हो गया, कांता हो गया, सुंदरी हो गया, वनिता, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? महिला के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोशिश रहती है हमारी कि अधिक से अधिक यहाँ पे आपको ऑप्शन जो भी हों डिटेल्स आपको बताया जाए, ताकि आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सकें। साथ ही साथ ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे लगभग 23 मॉडल पेपर बनाए गए हैं हिंदी के 23। तो अगर आपको चाहिए हिंदी के ऐसे ही 50 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट ई बुक, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल के अपने अनुसार उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 20+ प्रैक्टिस सेट आपके लिए हिंदी के यहाँ पे बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराय जग वापाए बोराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। अलंकार काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे बताया गया है। यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो अलंकार बाई जड़धारी क्लासेस, तो आपको अलंकार वाली वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो जहाँ पे क्या होता है कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जब अलग अलग हो जाता है तो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तो देखो यहाँ पे कनक आ रखा है 2 बार, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। तो एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोने से है, जबकि एक कनक का अर्थ क्या है यहाँ पे? धतूरे से है। यानी धतूरा को भी यदि कोई खाता है तो वो भी क्या हो जाता है? बोरा जाता है, यानी वो भी पागल हो जाएगा। और यदि सोना किसी को ज़्यादा मिल गया तो वो भी जग में क्या हो जाएगा? बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा अधिक सोने के कारण।
सोना मतलब वो वाला सोना, ठीक है, धातु सोना। तो कनक का, एक कनक का यहाँ पे सोने से हो जाएगा और एक कनक हो जाएगा धतूरे से। तो कुल मिला के जब एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे दो या दो से अधिक बार होता है और लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी के यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो जाने के लिए सही मुहावरा क्या है। वो कहते ना है कि कई बार आपने सुना होगा कि आपके रहने का संयोग यहाँ पे समाप्त हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं अन्न जल उठ जाना। उसके लिए जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है अन्न जल उठ जाना। कई बार जैसे किसी की मृत्यु नज़दीक भी आती है तो उसको भी कहा जाता है कि इसका अन्न जल उठने वाला है, यानी वो अब क्या है, यहाँ पे रहने का, इस दुनिया में रहने का उसका संयोग क्या हो गया, लगभग समाप्त हो गया है। या कई बार कोई कहीं दूर चले जाता है तो उसे भी कहते हैं कि उसका अन्न जल इस स्थान से उठ गया, यानी यहाँ उसका अंतिम समय है, यहाँ वो नहीं रहने वाला है, यहाँ से उसका संयोग समाप्त होने वाला है। तो किसी के यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो जाने के लिए सही मुहावरा क्या है, अन्न जल उठ जाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, जड़ का विलोम शब्द। देखो ये कौन सा वाला जड़ है, ये वाला है आपका जड़ बुद्धि वाला जड़। तो जड़ का विलोम हो जाएगा यहाँ पे चेतन। अब देखो हम बोलते हैं कि उसकी जड़ बुद्धि है, जड़ का मतलब होता है जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, जड़ बुद्धि है जिसकी, यानी उसके पास बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसके पास बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है उसका विलोम क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, जिसे चेतना हो या जो ज्ञानमय हो। तो चेतना को कहा जाता है, चेतना किसके लिए कहा जाएगा, जिसमें चेतनाओं का संचय हो या जो ज्ञानमय हो। तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेतन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। आपको बताना है क्रिया कौन सी इसमें, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है। तो देखो सुमित सो रहा है, सुमित क्या कर रहा है, सुमित सो रहा है। देखो यहाँ पे सुमित क्या है, करता है, इस हिसाब से आपको देखना है। सोना यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, सो रहा है या सोना, ठीक है, सोना ही क्रिया है। अब देखो यहाँ पे कर्म नहीं है, सुमित क्या कर रहा है, सुमित सो रहा है, तो कुल मिला के कर्म यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे सुमित, अगर हम इस वाक्य की बात करें, सुमित रोटी खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका कर्ता हो जाएगा या विक्रिया हो जाएगी, ये आपका कर्म हो जाएगा। सुमित क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सुमित सो रहा है, इसमें एक कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, कर्म का यहाँ पे अभाव है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है। विधि, अधिनियम, नियम या विनिमय या अध्यादेश। तो इसे कहा जाता है अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित किया गया विधि या स्वीकृति तो अधिनियम कहते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विधि का मतलब होता है नियम या एक्ट, ठीक है। तो विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम या विधानमंडल द्वारा पारित किया गया नियम, इसे हम कहते हैं अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुम यह काम मत करो। मत करो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिविटी, निषेधवाचक। बी ऑप्शन यानी मना कर रहा है उसको, नहीं करने को बोल रहा है उसको, तो निषेधवाचक हो जाएगा, तुम यह काम मत करो। 18 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, आंख की किरकिरी होने का अर्थ। आंख की किरकिरी होने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, आंख की किरकिरी हो रहा है तो अप्रिय लगना। जो देखो जैसे आंख में कुछ चला जाता है तो बिल्कुल आंख में किरकिरी होने लगती है, तो बिल्कुल क्या होता है, अप्रिय लगने लगता है। तो आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा में बीता। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। देखो ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये शब्द। तो शुश्रूषा इसका मतलब है क्या, वैसे इसका मतलब है सेवा करना। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन डी, ये वाला 7 है इसमें, शुश्रूषा, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ध्यान से देखो इसको, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। कई बार क्वेश्चन में यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कायर शब्द का विलोम है। कायर का मतलब जो डरता है, और जो डरता नहीं है उसे क्या कहेंगे, निडर कहेंगे। तो कायर शब्द का विलोम हो जाएगा निडर, और कमजोर का विलोम हो जाएगा ताकतवर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखो तवर्ग क्या होता है, जो तावर्ग होता है वो दंत्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो ता, दा, ना, ये तीनों ऑप्शन तो किस में आते हैं? दंत्य में आते हैं, तवर्ग में आते हैं। अब जो डी ऑप्शन है टा आ रहा है, टवर्ग में आ रहा है, और टवर्ग हमेशा क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धा भाग से उच्चारण इसका क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। टा यहाँ पे क्या नहीं होगा आपका, उच्चारण की दृष्टि से क्या नहीं होगा? दंत्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण, तो विशेषण यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक विशेषण। अब देखो जो संख्यावाचक विशेषण है वो फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित का मतलब जैसे हमने कह दिया ये 1 किलो आलू है, और हमने कह दिया ये कितना है, ये 1 आलू है, ठीक है। तो वैसे अगर हम संख्या की बात करें, परिमाण की बात करें, संख्या की बात करें अगर, तो 1 किलो में क्या है? 1 किलो में पता नहीं कितने आलू हैं, हमने गिने नहीं है। हमने बोला 100 किलो आलू हैं, उसमें हमें पता नहीं है कि उसमें आलू की संख्या कितनी है, तो अनिश्चित हो गया। लेकिन हमने बोला 1 आलू हैं, तो कुल मिला के उसमें निश्चित हो जाएगा। उसी प्रकार जो परिमाण बोधक है वो भी उसमें भी क्या होता है? निश्चित परिमाण बोधक, और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो कुल मिला के विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको चारों विशेषण समझा रखे हैं। आप सर्च कर सकते हो हिंदी में विशेषण बाई जरधारी क्लासेस, या प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी जरधारी क्लासेस की। 24 है यहाँ पे बादल का तत्सम शब्द। तो जो बादल का तत्सम शब्द होता है वो होता है वारिद। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा। वारिद या बादल, ठीक है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वारिद हो जाएगा बादल का। और बादल के कई बार पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो मेघ हो गया, घन, जलद, नीरद, पयोद। जल के पर्यायवाची में अंत में अगर दा आता है तो वो क्या होते हैं? बादल के पर्यायवाची होते हैं। जल के पीछे दा आ गया जलद, नीर के पीछे आ गया दा नीरद, पयो के पीछे आ गया दा पयोद, अम्बुद, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और बादल का तत्सम रूप क्या है? वारिद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है? काम काज में कोरा होना, जैसे कोरा कागज होता है, बिल्कुल खाली होता है, तो उसी प्रकार काम काज में कोरा होना यानी काम काज से बिल्कुल वो खाली है, उसको बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो काम न जानना, डी ऑप्शन 25 का सही आंसर हो जाएगा। काम न जानना का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे काम काज में कोरा होने का अर्थ हो जाएगा काम न जानना। 26 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, विरंच शब्द किस का पर्यायवाची है? विरंच शब्द किसका पर्यायवाची है? तो विरंची हो जाएगा आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची। विरंची यानी देखो रंच का मतलब हो जा रहा है यहाँ पे रचना, तो सृष्टि को रचने वाला उसे हम कहते हैं विरंची। और सृष्टि किसने रची है? ब्रह्मा ने रची है, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? पितामह भी कहा जाता है। सृष्टि को रचने वाला, पूरी सृष्टि का पिता, और साथ ही साथ सृष्टि को रचने वाला विरंची। और विरंची किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ब्रह्मा का। अब देखो ब्रह्मा के कुछ अन्य पर्यायवाची क्या है? नाभि जन्म, जिसका जन्म नाभि से हुआ हो। हिरण्यगर्भ यानी गर्भ या उत्पत्ति स्थान, क्या है? सुनहरा गर्भ या उत्पत्ति स्थान, उसे हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। अज यानी अजन्मा, और विरंच यानी सृष्टि को रचने वाला। अज हो गया, करतार हो गया, चतुरानन हो गया, पितामह हो गया, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। शिव जी की अगर हम बात करें, शंकर, महादेव, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सर पर, चंद्रशेखर, आशुतोष, पशुपति, त्रिलोचन, ठीक है, ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। और विष्णु के पर्यायवाची कौन है? मधुरिप हो गया, विश्वम्भर हो गया, उपेंद्र, चतुर्भुज, माधव हो गया। माधव और विष्णु के काफ़ी पर्यायवाची क्या हो जाएंगे आपके? काफ़ी पर्यायवाची सेम होते हैं। गोविंद, नारायण, ये माधव को भी कहा जाता है और विष्णु को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची आपको बताना है। देखो माधव, केशव, पीताम्बर। माधव किसको? श्री कृष्ण को कहा जाता है। केशव भी उन्हीं को कहा जाता है, और पीताम्बर ये भी उन्हीं को कहा जाता है। पीले हैं, पीला है अंबर जिनका। पीले वस्त्र आपने देखोगे अधिकांशतः श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान ही पहनते हैं। तो पीताम्बर, केशव, माधव ये श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये युग्म
इसमें सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो बी ऑप्शन, देखो यहाँ पे सहोदर भ्राता रण, तो सहोदर और भ्राता एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं। यहाँ पे रण नहीं है, रण का मतलब युद्ध होता है, भ्राता का मतलब भाई हो जाएगा, सहोदर का मतलब सगा भाई हो जाएगा। कीनास अंतक मध्वरी, सी ऑप्शन देखो यहाँ पे कीनास अंतक और मध्वरी, तो कीनास ये किसका पर्यायवाची है, यमराज का, और अंतक भी यमराज का, अंत करने वाला, ये भी यमराज का पर्यायवाची है, लेकिन मध्वरी यमराज का पर्यायवाची नहीं होगा। सिंधु सुता, सिंधु की सुता यानी पुत्री, किसको कहा जाता है, लक्ष्मी को कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था, जब वहाँ पे क्या होता, वो हुआ था ना, क्या होता, समुद्र मंथन, वहाँ से लक्ष्मी जी निकली थी, तो सिंधु सुता उनको इसलिए कहा जाता है। वृषभानुजा ये राधा का पर्यायवाची है, और विचि ये क्या है, लहर या तरंग का पर्यायवाची है। तो ये तीनों अलग अलग हो गए यहाँ पे, तो कुल मिला के ए ऑप्शन सही आंसर है। माधव, केशव, पीताम्बर ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, अतिमलिन वृष भानुकुमारी अधोमुख रहित उरथ नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नालिने हिम करके मारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे क्या होता है, वृष भानुकुमारी, अभी आपको बताया था वृष भानुकुमारी किसका पर्यायवाची शब्द होता है, राधा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो राधा को कहा जाता है वृष भानुकुमारी। तो अतिमलिन वृष भानुकुमारी यानी राधा अति मलिन हो चुकी है श्री कृष्ण के प्रेम में। अधोमुख रहित यानी उनका मुख नीचे रहता है। उरद नहीं चितवत, कोई उनमें मतलब ध्यान नहीं है, चित नहीं है कोई। ज्यों गत हारे थकित जुहारी, जैसे कोई जुहारी क्या है, जुए में अपना सब कुछ हार चुका है। तो एक तो इनकी तुलना हो रखी है जुआरी से जो अपना सब कुछ हार चुका है, और जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है। देखो कार्यालयीय पत्र क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो। आपको कार्यालय पत्र आप किसको लिखते हैं, या तो अपने किसी सीनियर आदमी को लिखोगे, या कुल मिला के किसी अधिकारी को लिखोगे। मतलब कार्यालय में आप लिख रहे हो ना, उनसे आपका कोई निजी संबंध नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, अधिकारी कोई भी नया आ सकता है, या कोई भी आपका सीनियर वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ क्या होता है, कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। और जिन व्यक्तियों के साथ निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, उनको जब पत्र लिखोगे तो वो भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए। यानी औपचारिकता उसमें दिखानी पड़ेगी आपको। अगर कोई आपसे सीनियर है तो उसको उस हिसाब से आपको सम्मान देना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। अब जैसे होते हैं ना व्यक्तिगत पत्र, अगर तुम भेजते हो किसी को तो उसमें उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र, और वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग होता है वो अनौपचारिक भाषा आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी अपने मित्र को भेज रहे हैं तो आप अपने हिसाब से क्या है भाषा का प्रयोग करोगे वहाँ पे, मतलब औपचारिकता ज़्यादा नहीं निभाओगे। औपचारिकता कहाँ निभानी पड़ेगी आपको, जहाँ पे क्या है कोई आपका मतलब किसी से निजी संबंध नहीं है। तो कार्यालयीय पत्रों की भाषा हमेशा क्या होती है, औपचारिक भाषा होती है, और इन पत्रों को क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन 29 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि आपको इसमें बतानी है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीश। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रजनी धन ईस, ई धन ई, बड़ा ई होगा ईस, तो रजनीश में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। बाकी देखो अतएव, अतएव एव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे अतः धन एव, इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, अतः धन एव हो जाएगा, ये हो जाएगा अतएव विसर्ग संधि। रजनीश हो गया स्वर संधि। तपोगुण देखो यहाँ पे, इसमें भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। और सदाचार में सत धन आचार, सत धन आचार, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, रजनीश में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। 31 है, बिना घर का। तो बिना घर का क्या कहलाता है, अनिकेत कहलाता है, क्योंकि घर निकेत का अर्थ होता है, निकेत का अर्थ क्या होता है, घर से होता है, और जिसके पास घर ही नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अनिकेत कहेंगे। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अनाथ, जिसके पास माता पिता नहीं है या जिसके माता पिता नहीं है उसे कहते हैं अनाथ। अनाहत क्या हुआ, जो आहत, आहत का मतलब होता है घायल हो जाना, जो आहत न हुआ हो या जो घायल न हुआ हो उसे अनाहत कहते हैं। और अनिकेत किसे कहा जाता है, जिसके पास घर नहीं है या बिना घर का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है।
तो लक्ष्मी के पर्यायवाची यहाँ पे इंदिरा, लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला, कमल पे जो आसन करती हैं कौन है, लक्ष्मी। रमा भी लक्ष्मी को कहा जाता है। तो इला यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इला किसको कहा जाता है, वसुंधरा को यानी पृथ्वी को कहा जाता है इला। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, 33 आपको बताना है। तो देखो भाववाचक संज्ञा जैसे कोई भाव उत्पन्न होता है, चतुराई, चतुराई का भाव उत्पन्न हो रहा है। उतराई मतलब वो उतर रहा है, तो उतराई का भाव उत्पन्न हो रहा है, उतरने का भाव उत्पन्न हो रहा है। लड़ाई यानी वो लड़ रहा है। तो मिठाई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर यहाँ पे होता मिठास तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई, मिठाई क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बहुत सारे प्रकार की मिठाई, मिठाई भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो कुल मिला के मिठाई जाति, मिठाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 है यहाँ पे, सही विकल्प चुनिए, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, आपको क्या चुनना है, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसे हम कहते हैं दावानल। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग। अब देखो अन्य ऑप्शन यहाँ पे जठरानल, ये भी कई बार पूछ जाता है। तो जठर ग्रंथि में लगने वाली, जठर रस हमारे शरीर में निकलता है, पेट में निकलता है। तो कुल मिला के सीधे आपको जठर से ध्यान रखना है, शरीर के अंदर की आग। जब भूख लगती है ना बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या होता है, जठर रस ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए उसे कहते हैं जठरानल, यानी शरीर के अंदर की आग, शरीर के भीतर की आग, उसे कहते हैं जठरानल। बड़वानल किसे कहते हैं, समुद्र के भीतर की आग, इसे हम कहते हैं बड़वानल। और दावानल हो जाएगा आपका जंगल में लगने वाली आग। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके कवर हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 35 है अति का विलोम शब्द। अति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्प हो जाएगा, अति और अल्प। अब देखो यहाँ पे जो अन्य शब्द हैं, न्यून का हो जाएगा अधिक, कम का क्या हो जाएगा बहुत या ज़्यादा हो जाएगा, और नगण्य का क्या हो जाएगा गण्य हो जाएगा, और अति का क्या हो जाएगा अल्प हो जाएगा विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जब 1955 में क्या हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। तो ए ऑप्शन 36 का सही आंसर हो जाएगा। 37 यहाँ पे, निम्न में से किसे छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो छायावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, छायावाद का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 38 है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर, भाग प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्यों होगा, पहले होता क्या है अतिशयोक्ति अलंकार, ये आपको समझना जरूरी है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। अब देखो इसमें बढ़ा चढ़ाकर क्या वर्णन किया जा रहा है ये आपको समझना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कई बार क्या होता है ना कि जो कवि होते हैं या जो साहित्यकार होते हैं वो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं कि लगता है मतलब जिस आदमी के बारे में बोला जा रहा है वो कुछ विशेष रहा होगा, तो उसकी तारीफ जो करते हैं बढ़ा चढ़ाकर करने लग जाते हैं। अब देखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इसका अर्थ समझो पहले कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं कि पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग, यानी निशाचर भाग गए। देखो बिना हनुमान जी की पूंछ में, जब तक हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगाओगे तो ना तो लंका जलेगी, क्योंकि लंका तभी तो जलाएंगे हनुमान जी जब उनकी पूंछ में आग लग जाएगी, तब वो लंका को जलाएंगे और तब निशाचर भागेंगे। तो देखो कवि क्या कहता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं कि लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो अतिशयोक्ति हो जा रहा है यहाँ पे, अत्यंत यहाँ पे क्या हो जा रहा है, विशेषता हो जा रही है, या कुल मिला के अत्यधिक वर्णन हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो बड़ा ही अच्छा ही उदाहरण था अतिशयोक्ति अलंकार को समझने का, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे अलंकार वाली जो वीडियो थी उसमें काफ़ी डिटेल्स आपको सभी अलंकारों के बारे में ऐसे ही 2 या 3 एग्जाम्पल देके समझा रखा है। तो प्लेलिस्ट में हिंदी के प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको 30+ वीडियो मिल जाएगी हिंदी की बिल्कुल निःशुल्क। वहाँ पे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट आपको करा रखा है। 39 है पेट की आग। तो अभी आपको ऊपर बताया था जठर, ठीक है, जठराग्नि, पेट की आग। बड़वानल हो जाएगा आपका समुद्र की आग, बड़वानल क्या हो जाएगा समुद्र की आग, और दावानल हो जाएगा जंगल की आग। क्वेश्चन नंबर 40 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। देखो इसमें हो जाएगा आपका लाटानुप्रास अलंकार। अभी लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर शब्द और अर्थ की आवर्ती तो हो, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, यानी मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आ सकता है, लेकिन जब हम उसका तात्पर्य निकालेंगे तो तात्पर्य उसका अलग हो जाएगा, यानी अन्वय उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य का प्रयोग 2 बार हुआ है। और अगर हम देखो अर्थ भी दोनों का सेम है, अर्थ दोनों का सही होगा, वही होगा, ठीक है। मनुष्य का अर्थ भी मनुष्य से है और इस मनुष्य का अर्थ भी मनुष्य से है, लेकिन तात्पर्य दोनों के अलग है। वही मनुष्य मतलब किसी पर्टिकुलर मनुष्य की ओर इशारा किया जा रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब ये मनुष्य किसकी ओर इंगित किया जा रहा है, मतलब दूसरे मनुष्यों के लिए। एक तो पर्टिकुलर मनुष्य हो गया जिसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन अगर ये मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के लिए मरे, यानी दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचे, तभी यह मनुष्य क्या कहला जाएगा, मनुष्य कहला जाएगा, मानव कहलाया जाएगा। तो है तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन तात्पर्य दोनों के यहाँ पे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए इसमें हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला आपको बताना है कि ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला हो जाएगी यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि। जब आप ला का उच्चारण करते हो, मैंने आपको समझाया भी था, तो ला क्या होता है कि जो जीभ होती है वो आपके ऊपर टच करती है और जो हवा निकलती है वो पार्श्व भाग से निकल जाती है जीभ के, तो इसलिए आपको ला, ठीक है। देखो अभी उच्चारण कीजिए ला, तो पार्श्व से हवा निकल रही है, तो इसलिए हो जाएगा पार्श्विक। 42 यहाँ पे बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, इंसाफी, बेइंसाफी, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो पहले लग रहा है और प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बे धन इंसाफी, बेइंसाफी। 43 है सार्थक का विलोम शब्द, तो सार्थक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। 43 का डी ऑप्शन सही आंसर। 44 है उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है, तो उसमें आपको क्या बताना है, ये है उपर्युक्त, इसका आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो उपर्युक्त हो जाता है, ठीक है। उपर्युक्त नहीं होता है, उपर्युक्त, यानी ऊपर जो पंक्तियों का प्रयोग हुआ है, युक्त की गई जो पंक्तियां, उनमें बताना है आपको, ठीक है। तो उपर्युक्त होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 का सी ऑप्शन, ऐसा लिखा जाता है उपर्युक्त। 45 है मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ क्या होता है। देखो मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ होता है कि विभिन्न क्षेत्र। अब कैसे क्षेत्र, जहाँ किसी मतलब कोई भी जो पत्रकार है, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में किसी को रुचि होती है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे ज्ञान या दिलचस्पी या आपकी रुचि के आधार पर पत्रकारों का कार्य विभाजन किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर। क्षेत्र का मतलब यहाँ पे हो गया आपका रुचि के क्षेत्र या आपकी जो ज्ञान के क्षेत्र हैं। तो मीडिया भाषा में बीट का अर्थ क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। अब वो ये वाले स्थान वाले क्षेत्र नहीं, बल्कि उनके रुचि वाले क्षेत्र, ठीक है। रुचि के आधार पर वहाँ पे क्षेत्र बांटे जाते हैं। किसी को देखो, किसी को माना आपदा वाली न्यूज़ देना पसंद है, मतलब उस चीज़ में रुचि है, उस चीज़ का नॉलेज है। किसी को कोई ऐसी रिपोर्ट, यानी कोई अगर क्या हो गया, केस हो गया, तो उसकी न्यूज़ देने में रुचि होती है। तो अलग अलग क्या बांटे जाते हैं, आप पे क्षेत्र बांटे जाते हैं, तो इसे कहते हैं मीडिया की भाषा में बीट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 46 है निम्न में कौन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द, विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। 47 है मुँह का निवाला का अर्थ। मुँह का निवाला क्या होता है, सबसे आसान काम होता है, बहुत आसान काम। और जब बोलते हैं कि मुँह का निवाला छीन लिया, तो मतलब बहुत एक ही बहुत आसान काम एक ही तो होता है, मुँह का निवाला, वो भी तुमने छीन लिया। तो कुल मिला के मुँह का निवाला का अर्थ हो जाएगा बहुत आसान काम। आगे बढ़ते हैं 48 की ओर। निम्न में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाएगा अनार्य। अनाड़ी का तत्सम शब्द हो जाएगा अनार्य। 49 की ओर बढ़ते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद। अन्वय, अनुधन आया, ये हो जाएगा अन्वय। और यहाँ पे यण संधि है, क्योंकि आ के बाद यदि कोई स्वर मिलता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, वाह हो जाता है, सॉरी आ के बाद नहीं, ऊ के बाद, ठीक है, अनु, ठीक है, ऊ धन आ हुआ ना यहाँ पे, तो वो हो जाएगा वाह। तो
ऊ के बाद कोई स्वर मिलता है, वहाँ पे वाह हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यण संधि हो जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है अनुज का विलोम शब्द। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, और इसका विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ यानी बड़ा भाई। दोस्तों ये इसकी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है आपके लिए लगभग बनाए गए हैं 20+ प्रैक्टिस सेट, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और आपको ये हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ कैसी लग रही है, कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने राय दें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।